तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। स्वागत है आप सभी का विनायक कीर्ति क्लास में। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण प्रारंभ करेंगे। जिन बच्चों को या फिर जिनको संस्कृत का बिल्कुल ज्ञान नहीं है वो मेरे वीडियो को अवश्य देखें और वीडियो में संस्कृत व्याकरण की चर्चा करने के साथ साथ संस्कृत की बहुत सारी रोचक बातें भी निहित रहेंगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। व्याकरण पढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है, यह आवश्यक है कि हम लोग जाने कि व्याकरण होता क्या है, आखिरकार व्याकरण किसे कहते हैं। तो मैंने ऊपर लिखा है व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः येन तत्शास्त्रम व्याकरणम। अर्थात इसका अर्थ है शब्द को जो शास्त्र व्याकृत करता है, अर्थात शब्द की व्युत्पत्ति बतलाता है, शब्द किस प्रकार बना है, अपने स्वरूप को प्राप्त करने से पूर्व वह किन चरणों से गुजरा है, उसके मूल शब्द कौन है, उसमें मूल धातु कौन है, प्रत्यय उपसर्ग किस प्रकार लगे हैं, कौन से सूत्र के आधार पर किस शब्द में कैसा परिवर्तन आता है, ये सारी जानकारी हमें व्याकरण से प्राप्त होती है। अतः व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः येन तत्शास्त्रम व्याकरणम, इसीलिए इसे परिभाषित किया गया है। व्याकरण शास्त्र पढ़ें और संस्कृत व्याकरण में पाणिनि की चर्चा न हो, ऐसा संभव ही नहीं है। पाणिनि की अष्टाध्यायी का आधार स्तंभ है उनका माहेश्वर सूत्र। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पाणिनि प्रखर बुद्धि के नहीं थे, परंतु उन्होंने अपनी इस समस्या के निदान हेतु तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। उनके तप से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव शंकर अवतरित हुए और उन्होंने प्रसन्न होकर डमरू बजाई। वो डमरू के वही 14 नाद ध्वनि समूह को ही माहेश्वर सूत्र कहते हैं। और आपके सामने मैंने पहले से ही लिख कर रखा है ये माहेश्वर सूत्र। अयुण ऋऋक एवं एवच हैवरट लड़ यम मंगलनम झबहि घटधश जब गणदश खफ छठ थचट तव कपय शशर हल। ये समझना जरूरी है कि संस्कृत वर्णमाला में कौन कौन से वर्ण हैं। तो ये संस्कृत वर्णमाला ही है, यह संपूर्ण संस्कृत वर्णमाला है। पाणिनि ने इसे बहुत ही सुदृढ़ और सुनियोजित ढंग से सजाया है। सबसे पहले उन्होंने स्वरों को एक साथ समायोजित किया है। यहाँ अच, ये अ से लेकर च हलंत, यहाँ कई बार हम देख रहे हैं कि कुछ वर्णों में अंत में हलंत लगा है। जिन्हें नहीं पता है यह चिन्ह हलंत कहलाता है। वर्ण के अंत में लगा हुआ यह चिन्ह हलंत कहलाता है। तो ऐ उण यह प्रत्याहार है। ये 14 प्रत्याहार सूत्र है। ऐ उण ऋऋक ए उंग एवच, यह स्वर है। स्वर के बाद यवरल, ये जो है अंतस्थ है, अंतस्थ वर्ण है जो व्यंजन के अंतर्गत आता है। उसके बाद ये अनुनासिक है। उसी तरह से झबहि घड़धश जब गणदश खफ छटत चटतव कपय शशर हल, इस प्रकार ये व्यंजन है। इन्होंने ये 14 माहेश्वर सूत्रों को बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से, सुनियोजित ढंग से, सुदृढ़ तरीके से समायोजित किया है। अब हम लोग स्वर को समझेंगे। ये वर्ण क्या है इसको समझने से पहले हम लोग भाषा की सबसे छोटी इकाई, जिसे खंडित न किया जा सके, किसी भी सार्थक खंड में अवतरित नहीं किया सके, उसे वर्ण कहते हैं। अब वर्ण में स्वर और व्यंजन आते हैं। स्वर जो है, स्वर वो होते हैं जो स्वतः उच्चारित होते हैं। स्वर वो होते हैं, स्वर वे भाषा की भी छोटी इकाई है जो स्वतः उच्चारित होती है। उसके उच्चारण में किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, उसे स्वर कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की, अर्थात स्वर वर्ण की सहायता की आवश्यकता होती है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण को भी कई विभागों में बांटा गया है। उसके उच्चारण के काल के आधार पर ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत 3 वर्णों में बांटा गया है। अब यहाँ सबसे पहले हम लोग स्वर वर्ण को विस्तार से समझेंगे। स्वर वर्ण को कई आधार पर विभाजित करने का क्या कारण है, इसे सबसे पहले हम लोग समझेंगे। स्वर वर्ण के उच्चारण के काल के आधार पर
विभाग किए गए हैं। पहला विभाग है ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ, तीसरा है प्लुत। उच्चारण की अवधि क्या होती है? हमें ये हमने पहले ये बताया है कि स्वर क्या है। स्वर यन्ते स्वतः उच्चार्यन्ते वा ध्वनि विशेषाः इति स्वरा। जो ध्वनि विशेष खुद से, स्वयं से, बिना किसी की सहायता से उच्चरित होते हैं, जिनका उच्चारण किया जाता है, उन्हें स्वर कहते हैं। अब उच्चारण की में लगे हुए मात्रा, अर्थात उच्चारण में किए जाने वाले समय के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर, अर्थात स्वरों के उच्चारण करने में उनके काल के आधार पर ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत 3 विभाग किए गए हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में सिर्फ एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का समय हम कैसे समझ सकते हैं? सामान्य रूप से पलक झपकाने में या झपकने में जितना समय लगता है वही एक मात्रा का समय माना जाता है। अर्थात जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व कहते हैं, और ये 5 होते हैं। स्वरों की संख्या 13 है, कुल स्वरों की संख्या 13 है, जिसमें ह्रस्व स्वर 5 है और ई, उ, री और री, ये 5 ह्रस्व स्वर है। अर्थात इन 5 के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर 8 हैं। इन स्वाभाविक है, ह्रस्व से दुगना स्वर जिस अवधि जिस स्वर में लगे वह दीर्घ स्वर कहलाता है। तो 8 है आ, बड़ी ई, बड़ा उ, री। री में कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। ए, आई, ओ और औ, ये 8 हैं। सामान्य रूप से आपको ये देखने में समझ में आ रहा होगा कि ये ह्रस्व स्वर का रूप है, ये दीर्घ स्वर का रूप है, परंतु ये जो 4 हैं ये मिश्रित होते हैं। अर्थात ए, आई, ओ, औ, ये स्वर भी, ये ए, आई, ओ, औ स्वयं 2 स्वरों के मिलने से बनते हैं, इसलिए ये दीर्घ स्वर हो जाते हैं। उसी तरह से अब प्लुत क्या है? जिसमें 3 मात्रा का समय लगे, जिस स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे वह प्लुत है। सामान्य रूप से इसका प्रयोग किसी को पुकारने में होता है। भो कृष्ण, इसको ज्ञापित करने के लिए, इसको व्यक्त करने के लिए अ के आगे या कोई भी स्वर वर्ण है उसके आगे हम लोग 3 लिख देते हैं। इससे यह पता चलता है कि यह अ प्लुत को ज्ञापित कर रहा है। इससे ज्ञात हो रहा है कि यह अ प्लुत को संकेतित कर रहा है। अर्थात सबसे पहले हमने स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर 3 विभाग किया हम लोगों ने। ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का समय, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय और प्लुत में 3 मात्रा का समय। ह्रस्व स्वर 5 हैं और दीर्घ स्वर 8 हैं। दीर्घ स्वर में ये स्वाभाविक रूप से आपको अ का आ, छोटी ई का बड़ी ई, छोटा ऊ का बड़ा ऊ, री का री। अब ये 2 री में आपको संदेह नहीं होना चाहिए, ये सामान्य री है, ह्रस्व री है और ये दीर्घ री है। ये दीर्घ री है और ये ह्रस्व री है। इस री में सिर्फ 1 री की मात्रा है और इसमें 2 री की मात्रा लगती है। तो यहाँ आपको किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। और ए, आई, ओ, औ स्वयं ही 2 स्वरों के मिलने से बने हैं, अतः 2 ह्रस्व स्वरों के मिलने से बने हैं, इसलिए ये स्वतः दीर्घ हो जाते हैं। प्लुत वो है जिसमें 3 मात्रा का, जिसके उच्चारण काल 3 मात्रा का हो, उसे प्लुत कहते हैं। भो कृष्ण, अब इसका उच्चारण कैसे करेंगे? सामान्य रूप से अ का उच्चारण अ करते हैं, आ का आ करते हैं, इसमें 2 मात्रा लगती है। अब इसको प्लुत में करना है तो आप सामान्य रूप से कृष्ण, ण के अंत में ये जो ण है ये ण हलंत संयुक्त संयोग अ है। इस तरह से ये अ जो है ये प्लुत का स्वरूप धारण करता है, इसलिए इसे यहाँ इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। अब ये सामान्य सी बात हुई कि उच्चारण के आधार पर, परंतु अन्य आधारों को मानने पर स्वर को और भी कई विभागों में बांटा जाता है। एक है उदात्त, उच्चारण के आधार पर, ये उच्चारण के समय के आधार पर, ये काल के आधार पर।
ये 3 विभाग है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब उच्चारण के आधार पर उदात्त, अनुदात्त और स्वरित एवं स्वरित ये 3 विभाग किए जाते हैं। इसका विशेष रूप से अध्ययन हम विषय वस्तु आने पर संधि के समय अवश्य करेंगे। उच्चैरुदात्तः, निश्चैरनुदात्तः, समाहारः, स्वरितः इसकी परिभाषा होती है और इसका विस्तार रूप से अध्ययन हम लोग आगे विषय वस्तु आने पर करेंगे। एक और हम लोगों को विभाग मिलता है अनुनासिक, अनुनासिक एवं अननुनासिक। अनुनासिक एवं अननुनासिक हम सबको ही जानते हैं कि हम लोग किसी भी ध्वनि का उच्चारण, कोई भी वर्ण बोलते हैं, स्वर अथवा व्यंजन, उसका उच्चारण हम मुख से करते हैं। लेकिन कई बार स्वर के उच्चारण में या कई बार कई वर्णों के उच्चारण में मुख के साथ साथ ये नासिका का भी प्रयोग हम लोग करते हैं। तो वैसे वर्ण जिसमें मुख के साथ साथ नासिका का प्रयोग होता है उसे हम अनुनासिक कहते हैं, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुख का प्रयोग करते हैं उसे न अनुनासिक अर्थात अननुनासिक कहते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने स्वर के 3 तरह के विभागों का अध्ययन कर लिया। अब हम लोग आगे व्यंजन वर्ण देखेंगे। व्यंजन वर्ण वो होते हैं जिनको उच्चारण करते समय किसी की सहायता की आवश्यकता होती है। निसंदेह व्यंजन वर्ण को बिना स्वर की सहायता के उच्चारण नहीं किया जा सकता है। स्वर में क्या था, स्वर बिना किसी सहायता के उच्चारित होते हैं, स्वतः उच्चारित होते हैं, स्वर कहलाते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता की आवश्यकता होती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब यहाँ पर मैंने कई वर्ण लिखे हैं, व्यंजन वर्ण लिखे हैं। अब क को आप समझ सकते हैं, ये क स्वयं में स्वतः उच्चारित नहीं है। वास्तव में क व्यंजन ये है, क हलंत। जिन्हें नहीं पता, ये निशान हलंत कहलाता है। इस तरह का साइन को, इस तरह के निशान को हलंत कहते हैं। क हलंत यही व्यंजन वर्ण है। इसको उच्चारित करने के लिए हमें क बोलना पड़ेगा। उसी तरह से मात्र ख व्यंजन को उच्चारित करने के लिए ख बोलना पड़ेगा। परंतु भाषा के प्रयोग के लिए, वाक्य के प्रयोग के लिए क ख का ऐसे उच्चारण संभव नहीं है। अतः व्यंजन के उच्चारण के लिए हमें स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है। अतः क हलंत और अ मिलकर के यह क बन जाता है। यदि मुझे का लिखना है तो इसका तात्पर्य है ये इस व्यंजन में क हलंत में आ संयुक्त है, अर्थात आ जुड़ा हुआ है। क हलंत जोड़ आ। अतः यह स्पष्ट होगा कि व्यंजन स्वतः उच्चारित नहीं होते हैं। यह स्वरों की सहायता के बिना उच्चारण इनका संभव नहीं है प्रयोग के लिए। व्याकरण की दृष्टि से इन्हें क हलंत भी लिख सकते हैं, विषय वस्तु विशेष पर खा हलंत भी लिख सकते हैं। अर्थात जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां हम इसको, उन व्यंजनों को इस प्रकार प्रयुक्त करेंगे। परंतु उच्चारण के लिए, व्यवहार में हमें इनको उच्चारित करने के लिए स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है। उसी तरह से मुझे मी लिखना है तो इसका मतलब है म हलंत जोड़ बड़ी ई। अतः सामान्यतया हम लोग व्यवहार में व्यंजनों को अलग से उच्चारित नहीं करते, उनका उच्चारण नहीं करते। व्यंजन स्वरों के बिना उच्चारित नहीं होते। ये तो बात समझ में आ गई। अब व्यंजन के भी कई विभाग किए गए हैं। यहाँ मैंने पहला विभाग आपको बतलाया है स्पर्श वर्ण। वैसे व्यंजन वर्ण स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। हमें ये पता है कि हम जब किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारा उच्चारण मुख से निकलता है। मुख में उच्चारण करते समय जिह्वा हमें अरी सहायता करती है, वायु को बाहर की ओर धकेलती है। साथ में वो एक और काम करती है, एक और कार्य करती है। मुख के अंदर विभिन्न भाग बने हुए हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ये उन भागों को मुख के अंदर जिह्वा उच्चारण करते समय, वर्ण विशेष को उच्चारण करते समय मुख के अंदर के भागों को स्पर्श करती हुई वायु को बाहर की ओर धकेलती है। अतः वैसे वर्णों को उच्चारण करते समय, जब वर्ण को उच्चारण करते समय जिह्वा विशेष स्थान को, मुख के अंदर के विशेष स्थानों को स्पर्श करती है, वैसे वर्णों को स्पर्श वर्ण कहते हैं। अर्थात जिह्वा के द्वारा मुख के अंदर विभिन्न स्थानों के स्पर्श करने के उपरांत ही जब शब्द वर्ण निकलते हैं उन्हें हम स्पर्श वर्ण कहते हैं। इनको
कई विभागों में बांटा गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। हम यहाँ देख रहे हैं कि क वर्ग में क ख ग घ अंग च छ ज झ, च वर्ग में च छ ज झ ञ, ट वर्ग में त ठ ड ढ ण, त वर्ग में त थ द ध न और प वर्ग में प फ ब भ म। यहाँ सभी वर्ग में 5 वर्ण हैं, अर्थात पूरे 25 वर्ण जो हुए, 25 व्यंजन जो हुए, ये स्पर्श वर्ण हुए। अब यहाँ पर ये किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क में ये प्रश्न उठ सकता है, ये कोई प्रश्न कर सकता है कि क वर्ग का वर्ण क या ख प वर्ग में क्यों नहीं हो सकता था, अथवा ट वर्ग का वर्ण क वर्ग में या च वर्ग में क्यों नहीं हो सकता था। तो इसका कारण मैंने आपको पहले ही बतला दिया कि तालु उन विशेष स्थानों को, मुख के अंदर के विशेष स्थानों को स्पर्श करती हुई उन विशेष वर्णों को उच्चारित करने में सहायता करती है, अतः इसे उन विशेष वर्णों के नाम से जानते हैं। जैसे क वर्ग के वर्णों को, यानी इन 5 वर्णों को कंठ मानते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में कंठ का स्पर्श करती है। च वर्ग के उच्चारण में तालु का स्पर्श करती है जिह्वा, ट वर्ग के उच्चारण में मूर्धा का स्पर्श करती है, त वर्ग के उच्चारण में दंत का स्पर्श करती है, प वर्ग के उच्चारण में ओष्ठ का स्पर्श करती है। अब यहाँ तक क्लियर हो गया, आपको सबको समझ में आ गया। अब व्यंजन वर्णों का अगला भाग है अंतस्थ वर्ण। स्पर्श वर्ण हम लोगों ने अभी देखा, अब अंतस्थ वर्ण क्या होते हैं, इसे अंतस्थ क्यों कहा जाता है, ये स्पर्श में क्यों नहीं इनकी गिनती होती है। ये 4 होते हैं, य, र, ल और व, ठीक है। ये 4 वर्ण जो हैं, ये 4 व्यंजन, इन्हें अंतस्थ कहते हैं। अंतस्थ, अंतः मतलब भीतर, स्थ मतलब ठहरा हुआ, भीतर ठहरा हुआ, अर्थात इन वर्णों के उच्चारण करते समय अंदर की हवा, अंदर की उष्म हवा मुंह में ठहरी हुई सी रहती है, इसलिए पहला कारण है, इसलिए इन्हें अंतस्थ कहते हैं। दूसरा कारण है, इन्हें ना ही स्वर माना जाता है और न ही पूरी तरह से व्यंजन माना जाता है। ना ये स्वर में इनकी पूरी गिनती होती है, ना ही व्यंजन। हालांकि यहाँ पर मैं आपको अंतस्थ वर्ण व्यंजन के विभाग में आपको पढ़ा रही हूँ, परंतु जैसे जैसे आप धीरे धीरे संस्कृत व्याकरण आगे पढ़ेंगे, यण संधि जब पढ़ेंगे, वहां संप्रसारण हुआ, किस तरह से इन चारों वर्णों का संप्रसारण होता है, अर्थात परिवर्तन होता है, और क्यों होता है, उस समय आप ये समझेंगे क्यों नहीं इसे न स्वर और न ही व्यंजन में इसे गिरा जाता है, इसलिए इसे अंतस्थ कहते हैं। तीसरा कारण मैंने अभी बोला, इनका संप्रसारण, संप्रसारण में इनका प्रयोग होता है, अर्थात विषय वस्तु विशेष आने पर यह छोटी व, छोटा उ, र, री और ल, री में परिवर्तित हो जाता है, और ई, उ, री और री क्रमशः य व र, ल में परिवर्तित हो जाते हैं। ऊष्म वर्ण, व्यंजन वर्ण का एक और विभाग क्या है, ऊष्म वर्ण। ये भी 4 है, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह। अब मैं यहाँ पर तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह बोल रही हूँ। तालव्य, मूर्धन्य और दंत ये उच्चारण स्थान है। जब हम वर्णों का उच्चारण स्थान अगले वीडियो में पढ़ेंगे, वहाँ हमें बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने स्पर्श व्यंजन पढ़ाते समय आपको कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ ये सब मैंने अभी बताया। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ ये सब बताया। उसी तरह से ये तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स, इनका उच्चारण स्थान है। तीनों ही स हैं, परंतु उच्चारण की महिमा संस्कृत में विशेष रूप से है। इसे श, इसे श, इसे स और इसे ह, इस तरह से उच्चारण करते हैं। इस तरह ऊष्म वर्ण। अब ऊष्म वर्ण है क्या, मुख से वर्णों के उच्चारण करते समय गर्म हवा जब बाहर निकलती है, इसे ऊष्म वर्ण कहते हैं। इसी अब अगला विभाग है अयोगवाह। अयोगवाह, इसकी चर्चा पाणिनि ने अपने प्रत्याहार सूत्र यानी माहेश्वर सूत्र में नहीं की है। अयोगवाह भी 4 हैं। विसर्ग, ये हम जानते हैं। अनुस्वार, इसका भी प्रयोग होगा। उपधमानीय जो है और जिह्वा मूलीय, इसका वर्णन
अब ये क्या है, उपधमानीय और जीवा मूल्य। प और फ से पहले हम ये जान रहे हैं कि विसर्ग का ये चिन्ह होता है, ये निशान है, इसे विसर्ग कहते हैं। प और फ से पहले विसर्ग अर्थात आधे विसर्ग का जब प्रयोग होता है तो उसे उपधमानीय कहते हैं। उसी तरह से क और ख से पूर्व आधे विसर्ग, इसको उपधमानीय और इसे जिह्वा मूल्य कहते हैं। यह वस्तु विशेष या विषय विशेष, ऐसा विषय आने पर, ऐसा टॉपिक आने पर हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। अयोगवाह चार हुए, विसर्ग, अनुस्वार, उपधमानीय, जिह्वा मूल्य। इन चारों की चर्चा पाणिनि ने अपने माहेश्वर सूत्र में, प्रत्याहार सूत्र में, 14 सूत्रों में इनका वर्णन नहीं किया है। अब हम संक्षेप में, संपूर्ण वीडियो का संक्षेप हम ये समझ लें। व्याकरण किसे कहा गया है ये हमने समझा। उसके बाद वर्ण क्या होते हैं, वर्ण में स्वर क्या होता है, वर्ण में स्वर का भी उच्चारण काल के आधार पर ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये हमने पढ़ा, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। उसके बाद उच्चारण के आधार पर, ये उच्चारण के काल के आधार पर, समय के आधार पर, ये है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उच्चैरुदाता, निचैरनुदाता, समाहार्य स्वरिता। उसके बाद व्यंजन का जहां तक, और ये स्वर कितने हैं, 13। व्यंजन कितने हैं, व्यंजन वर्णों को स्पर्श वर्ण में बांटा गया है, पहला विभाग, ये 25 है। उसके बाद अंतस्थ वर्ण आते हैं। अंतस्थ क्यों कहते हैं इसका भी कारण मैंने बताया, यरलव। उसके बाद ऊष्म वर्ण आते हैं, ये भी 4 हैं, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह। उसके बाद अयोगवाह ये आते हैं। आपने संक्षेप में संस्कृत वर्णमाला के वर्णों का परिचय प्राप्त कर लिया। अगले वीडियो में हम लोग इन वर्णों के उच्चारण स्थानों का विस्तार से पढ़ेंगे। उन वर्णों के उच्चारण स्थान के पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है ये भी पढ़ेंगे। तो आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशन मिलेगा, इसलिए अगले वीडियो को भी ध्यान से देखेंगे इस वजह से। थैंक यू।